नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाथियों ने नेशनल हाईवे पर उत्पात मचा रखा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। हाथियों ने नेशनल हाईवे पर मचाया उत्पात और हाथियों के इस उत्पात की वजह से लोगों में अफरा तफरी मची है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। नेशनल हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। नेशनल हाईवे 309 पर भवानीगंज स्थित भगत सिंह चौक पर कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व के दो पालतू हाथियों ने अचानक से उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिसके चलते अफरा तफरी हो गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। इसके बाद हाथी उत्पात मचाते हुए अचानक समीप में ही गिहार बस्ती में घुस गए। यहां पर भी इन हाथियों ने उत्पात मचाया, जिसके बाद इस इलाके में भी हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने को लेकर दौड़ने लगे। कुछ देर बाद यह हाथी फिर से हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे पर पहुंच गए। यहां पर भी इन्होंने बीच सड़क पर रुककर सड़क को जाम कर दिया। दोनों हाथियों पर सवार महावतों हाथियों को काफी कंट्रोल किया, जिस कारण कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। फतेहपुर में टाइगर रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए हाथी की वहाँ से डिमांड आई थी कि कॉर्बेट से हाथी भेजे जाए तो रेस्क्यू के लिए, टाइगर रेस्क्यू के लिए। तो कालागढ़ से कल ये हाथी चले थे, जिन्हें स्टेशन करा गया था ढेला में। और प्रातः सुबह ये ढेला से जब अगला स्टेशन इनका चूना खान था, वहाँ तक जाना था आज इन्हें। तो ये जब इधर शहर में आए तो संभवतः हॉर्न और इन सबसे, और फिर एक पुल पड़ता है तो उस पर एक नर हाथी चढ़ने में आनाकानी करने लगा और पीछे से जैसे ट्रैफिक वगैरह था तो थोड़ा विचलित हुआ, तो उसके लिए उसे अभी आमडंडा में रोक दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी जुड़ गए हैं। रोहित, हाथियों ने उत्पात मचाया, हड़कंप मचा, किस तरह पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी मैं आपको बताऊं कि रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में जो है दो हाथियों की डिमांड की गई थी। जो ये दो हाथी जो है कालागढ़ रेंज से मंगाए गए थे और इनको हल्द्वानी जाना था। तो ये बाय रोड जो है जब ये आ रहे थे तो भवानीगंज स्थित ट्रैफिक को देख के ये हाथी विचलित हो गए और इन्होंने उत्पात मचा दिया। उसके बाद ये अंदर एक गेहार कॉलोनी है उसकी तरफ जा घुसे। बहुत मुश्किल से जो है इन पे हाथियों पे सवार महावतों ने इन पे कब्जा किया और इनको मुश्किल संभाला और उसके बाद जो है इनको वापस जो है आमडंडा खत्ता वन परिसर में खड़ा किया गया है। और शाम को जो है इन हाथियों को रवाना किया जाएगा। इनका नाइट स्टे चूना खान में रहेगा। चूना खान के बाद कल को जो है इनको हल्द्वानी भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हल्द्वानी में जो है रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में बाघ का आतंक बना हुआ है। इसलिए इन दो हाथियों को वहाँ गश्त के लिए इनकी डिमांड की गई थी, तो इसलिए इन हाथियों को आज यहाँ से भेजा गया। लेकिन इस पूरी घटना से जो है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और इसको लेकर जो है काफी वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने वीडियो भी बनाए हैं और काफी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की पोस्ट पर बवाल मचा है और पोस्ट ये थी कि आज हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर जो पोस्ट किया अपने फेसबुक अकाउंट पर, वह जयंती की जगह पुण्यतिथि लिख दिया गया। ये देखिए स्क्रीनशॉट आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यानी कि जयंती को पुण्यतिथि लिख दिया गया और जिसके चलते अब बवाल होना शुरू हो गया है। और ये कोई पहली गलती नहीं थी शिक्षा मंत्री की। इससे पहले भी उन्होंने अपने ज्ञान को इसी तरह से फेसबुक पर उड़ेला है, जिसको लेकर तब भी बवाल हुआ था। इससे पहले भी अपने ज्ञान को लेकर चर्चा में रह चुके हैं धन सिंह रावत। एक दिन पहले की ही बात है जब संगठन की बैठक हुई थी और उस बैठक को उन्होंने परिषद की बैठक लिख दिया था। संगठन की बैठक थी, लेकिन धन सिंह रावत ने उस बैठक को मंत्री परिषद की बैठक लिख दिया था। अब सोचेगा कि जिसके हाथ में शिक्षा विभाग की कमान है, जिसके कंधों पर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति शिक्षा विभाग को दिशा दे रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि बच्चों के बेहतर भविष्य की प्लानिंग, उसकी रणनीति को लेकर जिसके हाथों में पूरी कमान है या जिम्मेदारियां हैं, वो व्यक्ति इस तरह की गलतियां करता है। जयंती को पुण्यतिथि लिखता है और संगठन की बैठक को
मंत्रिपरिषद की बैठक लिखता है। तो क्या अब ऐसे में इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि ऐसे शिक्षा मंत्री होने के बाद क्या बेहतर शिक्षा का स्तर होगा? अब यह सवाल हर किसी के जहन में उठना लाजमी है कि जिसको इतने बड़े पद पर आसीन तो कर दिया गया, लेकिन क्या वो व्यक्ति उस योग्य है या नहीं है? क्या वो व्यक्ति उन बेहतर रणनीतियों को बना सकता है जो बेहतर दिशा देंगी, जो भविष्य को बेहतर मार्गदर्शन देंगी? या फिर इन्हीं गलतियों को इसी तरह से किया जाएगा और फिर उन पर पर्दा डाल दिया जाएगा? फेसबुक पर बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने पोस्ट की और जिसमें उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में तमाम बातों का जिक्र किया। स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी, तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही कुशल प्रशासक, हिमालय पुत्र, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती की जगह बस पुण्यतिथि लिख दिया और आगे लिखा कि पुण्यतिथि पर घंटाघर स्थित एमडीए कॉम्प्लेक्स में स्थापित स्वर्गीय बहुगुणा जी की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वन विभाग में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भ्रष्टाचार हुए उन पर भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं अधिकारी, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त सजा दी जाएगी। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विभाग में 2 अधिकारी जिन पर जांच के लिए कहा गया, उनको जो पत्रावली मिली थी उस पर मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए कहा गया, जिस पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलते ही बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो वीआरएस लेना चाहते हैं, उनके वीआरएस को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि आज आईएफएस अधिकारी किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस जांच की संस्तुति राज्य सरकार ने दी, जिस पर केंद्र को अंतिम निर्णय लेना है। साथ ही राज्य सरकार वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिस पर भी अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है। देखिए, पहले दिन ही मैंने कहा कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए 2 आईएफएस स्तर के अधिकारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पत्रावली अनुमोदन करके माननीय मुख्यमंत्री को भेजी गई है। तो मैं समझता हूँ जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। और इसके अलावा भी जो जांचें विचाराधीन हैं उन पर त्वरित गति से उस जांच को पूरा करने के बाद जो भी और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय गेंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई वीआरएस लेना चाहेगा तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि सरकार अपने 0 टॉलरेंस के वायदे पर पूरा काम करती हुई नजर आ रही है और जिस प्रकार से विभाग में अफसरों के ऊपर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं तो और उस अफसरों के इस विभागीय आरोप पर जिस प्रकार से विभाग जांच यहाँ पर कर रहा है, तो ऐसे में वीआरएस लेकर ये सभी अधिकारी बचना चाहते हैं। उन सब चीजों पर सरकार पहले से ही सकारात्मक अपनी कार्रवाई कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से आरोपों से इन चीजों से बचा जा सके और बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के ऊपर की जा सके। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। जी, साथ ही जिस तरह से किशन चंद को लेकर भी उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि अब केंद्र की सहमति मिलते ही आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये वन विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। तो उन सब चीजों से ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बड़े जो आरोप हैं जिनके ऊपर सरकार विजिलेंस जांच यहाँ पर करना चाहती है, उसमें किशन चंद सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनके खिलाफ सरकार ने जांच की यहाँ पर स्तुति की है। विजिलेंस जांच के ऊपर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार अपना निर्णय यहाँ पर ले पाती है तो फिर यहाँ पर बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ यहाँ पर की जाएगी, विजिलेंस जांच शुरू की जाएगी। इसके अलावा 2 और अधिकारियों पर यहाँ पर कार्रवाई के संकेत दिए गए और उन सभी के खिलाफ यहाँ पर सरकार जांच कराना चाहती है ताकि
आने वाले समय के लिए ये कार्रवाई एक नजीर यहाँ पर बन सके और किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्मचारी या अधिकारी भ्रष्टाचार न कर सके। सरकार चाहती है कि सीधे तौर पर विभाग पारदर्शी तरीके से काम करे ताकि जनता को भी लाभ मिल सके और इन सब कार्रवाइयों से कर्मचारी सरकार जो छवि धूमिल होती है वो यहाँ पर बच सके। जी अभय, इन तस्वीरों को देखने के बाद यूं समझा जाए कि सरकार एकदम एक्टिव मोड में है और किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि सरकार अपने स्तर पर तो कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अब विभागीय सहयोग अगर मिलता है तो फिर किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को यहाँ पर पनपने दिया जा सकता है। सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहना चाहती है। उनका कहना है कि कोई अधिकारी अपनी शिकायत नहीं कर सकता, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा सरकार उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करेगी। और ऐसे में चाहे किशन चंद हो या दूसरे अधिकारी हो, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्णय आता है, उनके खिलाफ जांच सही पाई जाती है तो फिर उनके खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करेगी। अगर ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं तो वन विभाग में ही 2 और बड़े अधिकारियों के खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और ये कार्रवाई ये सीधे इस रूप में समझा जा सकता है कि सरकार जीरो टॉलरेंस और अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहती है सरकार। यानी कि अभय, ये जो कार्रवाई हो रही है ये साफ तौर पर संदेश है जनता के साथ साथ बाकी अधिकारियों के लिए भी। जी बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज सरकार यहाँ पर देना चाहती है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार अपने वायदे करती है, उन वायदों पर सरकार खरा उतरना चाहती है, तो सीधे तौर में ये कार्रवाई उसी रूप में यहाँ पर समझी जा सकती है। क्योंकि लगातार विभाग में अभी भी आरोपों की जो झड़ी है या शिकायत जो मिल रही है उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात यहाँ पर कही जा सकती है। और उन सब चीजों के खिलाफ सरकार बड़ा काम यहाँ पर करना चाहती है। तो जांच के लिए इसीलिए यहाँ पर सरकार की तरफ से जांच करी गई। अब ये कहना है प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना जरूरी है। सरकार की तरफ से यहाँ पर जांच होने के बाद इस पर केंद्र सरकार से यहाँ पर मंजूरी मांगी गई है। तो जैसे ही केंद्र सरकार की मंजूरी यहाँ पर मिलती है तो एक बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से यहाँ पर की जाएगी। ये भ्रष्टाचार पर सरकार की बड़ी चोट यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कर सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। एक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मिशन चंपावत की तैयारियों में जुट रही है। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से बड़ी खबर है, बीजेपी मिशन चंपावत के लिए तैयारियों में जुट गई है। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश संगठन के हाथों में चंपावत उपचुनाव की कमान है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए रूपरेखा तैयार कर ली। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी संयोजक बनाए गए हैं। इसी चुनाव में जो 2022 में चुनाव हुए उसमें कैलाश गहतोड़ी ही चुनाव जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और अब उन्हीं को संयोजक बनाया गया। चंपावत उपचुनाव के लिए गहतोड़ी बने संयोजक। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार को मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है। जहां बीजेपी मई महीने में सरकार के 1 माह के कार्यकाल को लोगों के बीच पहुंचाने का काम करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने अब सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार का 1 माह का कार्यकाल निराशाजनक रहा। पुष्कर सिंह धामी पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और चुनाव जीतने के बाद उन्हें पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया। इसलिए 1 माह का कार्यकाल बताकर सिर्फ सरकार वाहवाही लूटने का काम कर रही है, जो किसी के गले नहीं उतर रहा। मैं तो फेलियर कह रहा हूं, क्योंकि उनका केवल 1 माह का कार्यकाल नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही मुख्यमंत्री थे और कंटिन्यूएशन में मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से विद्युत कटौती हो रही है, पानी की समस्याएं आ रही हैं, गाँव में घर घर जल घर घर नल का बात किया था, आज 800 से 1000 1200 रुपए तक के बिल, इलेक्शंस में जो बिल नहीं प्रस्तुत किए गए उनको सबको एक साथ कर क्लब करके उनको दिया गया है। गांव का आदमी परेशान है। आप गांव की किसी माता से, बुजुर्गों से पूछो, वो कह रहे हैं 1200-1400 रुपये लाएं कहाँ से, एकदम से बिल दे दिए हैं। जो अभी तक फ्री पानी मिलता था उसमें लोगों के यहाँ घर घर नल का नारा देके अपने ठेकेदारों को काम भी दे दिया, और आज जो है गाँव के लोगों के ऊपर 200 से 300 रुपये तक के बिल प्रति 1 माह के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो जो अपने गढ़वाल की लैंसडाउन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिलीप रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत पर जुबानी हमला बोला गया।
विधायक दिलीप रावत ने कहा कि उनका सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिया गया राज्य सरकार को पत्र किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि कर्मकार बोर्ड में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर है। विधायक दिलीप रावत ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर चोट करना चाहती है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन विभाग अभी भी झूलता नजर आ रहा है। वहीं जंगलों की आग को लेकर अब वन विभाग ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से भी मदद की गुहार लगाई है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी इन विभागों से समन्वय बिठाकर जंगलों में लगी आग को बुझाने का काम करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए और विभाग में मेन पावर की कमी को देखते हुए अब जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जंगलों में लगी आग की घटनाओं को रोकने के लिए अब जिलाधिकारी भी आपदा मद से भी इसके लिए फंड जारी कर सकते हैं। इस बार कुछ नई चीजें शुरुआत की हैं, जैसे मसलन फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की भी इसमें संलग्न किया गया। जिलाधिकारी और डीएफओ आपस के इनके कोऑर्डिनेशन से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अब इस पे लगेगा, क्योंकि मैन पावर्स की भी कमी रहती है। तो ये पहली बार हुआ है राज्य बनने के बाद कि जिलाधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया कि जिलाधिकारी और ये भी एक तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए जिलाधिकारी अनटाइड फंड से भी इन्हें पैसा देते। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए अब वन विभाग एक्शन प्लान तैयार करते हुए नजर आ रहा है। वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन देख रहे वरिष्ठ अधिकारी निशांत वर्मा की माने तो अप्रैल में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं उसको देखते हुए मई के लिए अभी से ही एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया ताकि जंगलों में लग रही आग पर नियंत्रण पाया जा सके। प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने कहा कि हर क्रू स्टेशन पर 2 से 3 फायर वॉचर रखे जा रहे हैं। परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि जंगलों में आग लगने से रोका जा सके। मई के लिए अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसी प्रकार की ड्राई स्पेल की स्थिति रही तो हम कैसे अपने जो है संसाधन बढ़ाएंगे, फायर वॉचर्स की संख्या बढ़ाएंगे, उस तरह का हम लोग एक प्लान जो है मई का तैयार। हाँ, इस बार भी हमने जो है औसतन जो है 3 या 4 फायर वॉचर्स प्रति क्रू स्टेशन के हिसाब से रखे हैं। लेकिन अब हम लोग अगर इसी प्रकार की ये ट्रेंड रहता है वेदर का, तो हम लोगों को फिर जो है मई के महीने में आने वाले पिथौरागढ़ में मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर धनोडा के पीछे जंगल में आग लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। रात्रि करीब 8 बजे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और डीएफओ कोको रोसो स्वयं भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बेकाबू आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में वन कर्मियों की टीम के साथ तहसीलदार, राजस्व उप निरीक्षक, आपदा प्रबंधन अधिकारी भी मौजूद थे। पिथौरागढ़ में धनोडा के पीछे जंगल में आग लगी। उत्तराखंड में चल रही बिजली की कटौती को लेकर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार यादव ने कहा कि कोरोना काल में 2 वर्ष के बाद अब इंडस्ट्रीज क्षेत्र में 10% बिजली की अधिक मांग बढ़ी है। एमडी यूपीसीएल ने कहा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध से अचानक बढ़ी गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। इसके साथ ही कोल गैस की किल्लत के कारण भी पर्याप्त बिजली नहीं बन पा रही है। बावजूद इसके हम लोग राज्य को पर्याप्त बिजली पहुंचाने में निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से भी दरकार की है, जिसमें कि हमको कहीं ना कहीं सफलता भी मिली है और असम के गोगई से हमने कुछ यूनिट बिजली प्राप्त की है। इसके साथ ही अनिल कुमार यादव ने यह भी बताया कि सप्ताह के भीतर बिजली की किल्लत खत्म हो जाएगी। एक महीने मान के चलिए कि 1 महीने हम मान के चल रहे हैं कि ऐसे ही रहेगा। बरसात अगर हो जाएगी, देखिए हमारी जो आपूर्ति है बहुत कुछ निर्भर करती है कि जल स्तर कितना है। अगर
नदियों में जलस्तर ऊपर हो गया या डैम में जलस्तर ज़्यादा अच्छा मिल गया तो जनरेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और यही जो हमें आज 600 मेगावाट 550 मेगावाट के करीब मिल पा रहा है वो 1100-1200 मेगावाट हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो मानसून एक्सपेक्टेड है कि जून के आसपास, जून के फर्स्ट वीक या कभी भी आएगा, जब मानसून आएगा तो बेहतर स्थिति होगी। लेकिन उससे पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी। आज हल्द्वानी में चयनित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर थामे युवाओं ने नारे लगाए और नौकरी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि साल 2020 में सरकार की ओर से 1431 सहायक अध्यापकों के पद पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके बाद 2021 में परीक्षा आयोजित की गई। 31 दिसंबर 2021 को परिणाम घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित होने के 4 महीने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। दरअसल जिन युवाओं का चयन नहीं हुआ था वे लोग कुछ प्रश्नों पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट की शरण में चले गए, जिसके बाद चयन प्रक्रिया में विराम लग गया। प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कोर्ट के समक्ष उचित साक्ष्य पेश नहीं किए गए, जिसकी वजह से चयनित युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने सरकार और आयोग से जल्द आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की, जिससे बेरोजगारी का दंश झेल रहे चयनित शिक्षकों के साथ न्याय हो सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।